Okay, all of you understand the basic meaning of direct and indirect speech. First of all, direct speech is never there in the conversation. In conversation, बातचीत में there is no role of direct or indirect speech. It is just the conversation. तो जो आप लोगों के मन में एक मिथ है कि अभी हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच है, और कल जो लोगों को हम अपनी बात बताएंगे जो आज एब्सेंट हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ऐसा गलत है. अभी कोई स्पीच नहीं है. अभी हम लोग बातचीत जो कर रहे हैं, देयर इज नो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, देयर इज ओनली कॉन्वर्सेशन. ये केवल क्या हो रही है? कॉन्वर्सेशन ही हो रही. कॉन्वर्सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता. नाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, टू कन्वे someone's statement, to convey someone's message or someone's statement, we have two choices. Either to convey in direct way or to convey in indirect way. Have you understood or not? When we want to convey someone's message, जब हम किसी की बात को बताना चाहते हैं, चाहे वो कॉन्वर्सेशन में हो या पीठ पीछे हो या फेस टू फेस हो, ऐसा नहीं कि अभी हम लोग बातचीत करें तो डायरेक्ट स्पीच हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट बातचीत. बी वेरी प्रैक्टिकल. आई एम सेइंग समथिंग, यू आर लिसनिंग, दैट्स इट, दैट इज कॉन्वर्सेशन. अब पीठ पीछे हो या फेस टू फेस हो, मुझे अगर किसी की बात को कहना है तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं. या तो मैं उस बात को डायरेक्ट वे पे कहूं या फिर मैं उस बात को इनडायरेक्ट वे पे कहूं. जैसे कल मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ कहा और वो मैं आपको बताना चाहता हूं. सो मैंने सिंपली कहा, माय फादर सेड टू मी. अब जो भी उनका स्टेटमेंट है, बाइज्जत हाईलाइट करते हुए इन्वर्टेड, अब चूंकि लिखने में इन्वर्टेड कॉमा आता है और बोलने में क्या आएगा? पॉज आएगा. यस, किसने बोला पॉज? पॉज अच्छी है, वेरी गुड, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है. क्योंकि बोलते समय आप ऐसे नहीं बोलेंगे माय फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई विल गिव यू अ ग्रैंड गिफ्ट ऑन दिवाली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. वहां पे बोलने का तरीका होगा, मेरे साथ बोलिए, माई फादर सेड टू मी आई विल गिव यू अ ग्रैंड गिफ्ट ऑन दिवाली. सो आई विल गिव यू अ ग्रैंड गिफ्ट ऑन दिवाली, फुल स्टॉप. सो स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि मैंने अपने पिताजी के स्टेटमेंट को एज इट इज बता दिया. मैंने, जैसे कभी आप लोगों ने सुना भी होगा बातचीत में, अरे हमने ऐसा कहाँ कहा, हमने कहा था ये, और तुम अपनी तरफ से धनिया मिर्चा लगा के बता रहे हो, एड ऑन करके बता रहे हो. होता है कि नहीं? आप लोग अक्सर बातचीत में जब आर्ग्यूमेंट होता है तो आर्ग्यूमेंट में आप यही कहते हैं, अरे ऐसा नहीं कहा था, सुनो मैंने क्या कहा था, फिर से बताते हो, मैंने कहा था ऐसा, और तुमने क्या बताया, वहां बवाल हो गया, रिश्ता टूट गया. कई सारे मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं. तो अब अगर मैं इसे अपनी तरह से कहूं, अपनी तरह से मतलब अपनी मुद्रा में, अपनी स्टाइल में, उनकी स्टेटमेंट को बहुत तवज्जो ना दे करके, अरे सुनो, हमसे सुनो, पापन क्या हम बता रहे, हम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी स्टाइल में सुना. तो जब आप अपनी स्टाइल में सुनाएं तो इसी सेंटेंस को हम कहेंगे
माय फादर टोल्ड मी। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर से की जगह टेल लगाना क्या जरूरी था? कौन बताएगा? इसको बोलो यार, कुछ है? हाँ, जस्ट गो एंड से। हाँ, कौन बताएगा से की जगह टेल लगाना क्या जरूरी है? क्यों? बताओ। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो सी की जगह टेल होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, अगर ऐसा ना करें तो? हमेशा ध्यान रखिए, मेरे साथ बोलिए, से माने कहना, टेल माने बताना। से माने कहना, टेल माने बताना। तो मैंने कहा, कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन अगर मुझे सुनने वाला कोई है तो फिर मैं वहां पे से नहीं कहूंगा, मैं वहां पे क्या कहूंगा? टेल कहूंगा। तो मुझे कहना चाहिए टेल। बोलो, समझ में आया? तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। और ये आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसको शो करता है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? माय फादर। तो माय फादर के अनुसार क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, और विल क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। और यू की जगह क्या आ जाएगा? यू क्या है? सेकेंड पर्सन। बोलो, यू इज सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी। तो मी की जगह यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? मी। ही वुड गिफ्ट मी अ ग्रैंड गिफ्ट ऑन दिवाली। फुल स्टॉप। अब यहां पे कुछ टर्म्स हैं, बात समझिएगा। यहां पे कुछ टर्म्स हैं, उन्हें अगर आप समझ लेंगे तो आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे पहला टर्म है रिपोर्टिंग वर्ब। कौन बताएगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? कम ऑन गाइस। अरे, जो वर्ब स्टेटमेंट को रिपोर्ट करे वही रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पे से क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये रिपोर्ट कर रही है किसको? इसको, स्टेटमेंट को। ठीक है, बोलो द वर्ब, तेज आवाज में, द वर्ब which is used to report a statement is called reporting verb. Is that clear? Now there is a statement, there is a term called reported speech. So what is reported speech? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वैसे आप लोग ग्रामर के स्टूडेंट हैं, तो क्या आप बता सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच ग्रामेटिकली कैसे आया? एक बार मैंने बताया था, मेरे साथ बोले, मिस की गई कॉल्स। क्या कहेंगे? मिस्ड कॉल्स। डायल की गई कॉल्स। साफ आवाज में बोले, डायल्ड कॉल्स। रिसीव की गई कॉल्स। सेंड किया गया मैसेज। डिलीट की गई फाइल्स। सिलेक्ट की गई कैंडिडेट्स। रिजेक्ट की गई कैंडिडेट्स। रिपोर्ट किया गया स्टेटमेंट। रिपोर्ट की गई स्पीच। whatever, बोलो, whatever is reported is called reported speech. जो भी रिपोर्ट किया जाता है वही रिपोर्टेड स्पीच है, और इट इज केप्ट इन इन्वर्टेड कॉमास टू शो इट, टू हाईलाइट इट. ये इन्वर्टेड कॉमास में क्यों रखी जाती है? जस्ट टू हाईलाइट कि भाई ये उनका स्टेटमेंट है.
थोड़ा सा हाईलाइट करने से क्या होता है, लोगों को फील आता है। अब देखिए जरा, मैं एक आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए बहुत ही प्रैक्टिकली इस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रैक्टिकली नहीं पढ़ोगे तो हर बार अभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जैसी कोई कहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएं क्या, आप तुरंत पढ़ा दो। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकली इस टॉपिक को सीखा है तो आप कहेंगे सर पढ़ाइए मत, क्वेश्चन दे दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? ये है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बनाने का कोई बेनिफिट है? क्यों ना स्टेटमेंट को हम डायरेक्टली ही बोल दें? क्योंकि मेरी बात समझिए, इनडायरेक्ट अगर आप बना रहे हैं, चेंजेस made while converting a direct statement into indirect। अगर आप एक डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या आप जानते हैं कितने चेंजेस होते हैं? नंबर 1, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2 बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज के बाद यूज ऑफ कंजंक्शन, वेरी गुड। इसके बाद चेंज इन प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन। इसके बाद चेंज ऑफ टेंस एज पर रिपोर्टिंग वर्ब, यस। इसके बाद चेंज ऑफ वर्ड्स। इतने चेंजेस करने के बाद आपका स्टेटमेंट इनडायरेक्ट में बदल रहा है। अब आप ही बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ में एक बात को कहने के लिए इतने चेंजेस करके क्या आप स्टेटमेंट को बोलना चाहेंगे? सो बच्चों, आप कौन सा स्टेटमेंट प्रेफर करेंगे बोलने में? तो फिर इनडायरेक्ट क्यों पढ़ रहे हो? छोड़ दें टॉपिक, वाइंड अप कर दें। कंक्लूजन में बच्चों ने पाया कि इनडायरेक्ट स्पीच की कोई महत्व नहीं है, तो उन्होंने कहा सर टॉपिक बंद करा दीजिए, पढ़ना ही नहीं है। भाई पढ़ो वो जो यूज में हो, और क्या। अगर उसका कोई यूज ही नहीं है तो फिर क्या फायदा पढ़ने का? क्योंकि इंटरव्यू में वो यही पूछते हैं कि आपने टॉपिक पढ़ा, इससे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट क्या हुआ। कल मैं इंटरव्यू ले रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि देखिए सर, प्रैक्टिकल लाइफ में वही बेसिक मैथमेटिक्स काम आती है, समय और दूरी, पाइप और टंकी, वेग आवेग, यही सब काम आता है। बाकी जो एडवांस मैथ्स लोग पढ़ाते हैं ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इक्वेशन से, ये सब कह रहे हैं वो सब बेकार है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आता है। बस वही है कि मजबूरी है, हम लोग पढ़ रहे। कैसा है? हर टॉपिक प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस पे जाएंगे तो मुझे बताओ इनडायरेक्ट स्पीच की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रश्न बड़ा ही सिंपल है कि विचित्र है? विचित्र? अरे तो जेन्युइन क्वेश्चन है। इतना पढ़ने जा रहे हो, 5-5 चेंजेस सीखने जा रहे हो, कोई फायदा है उसका? फायदा है। आपका सबसे बड़ा फायदा है, मैं ही बताऊं। फायदा ये है कि अगर किसी का स्टेटमेंट जैसा है तब तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाना सही है। लेकिन अगर किसी का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, कहानी जैसा है, उन्होंने ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा कहा, फिर उन्होंने ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा कहा, कभी कभी आपकी बहुत लंबी बातचीत होती है,
तो उस बात को अगर आप किसी को डिलीवर करोगे तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट में करोगे कि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में, वहां पर तरीका क्या होगा, इनडायरेक्ट ही उचित होगा। क्योंकि डायरेक्ट वे में बोल के देखो कितना आपको पॉजेस लेने पड़ेंगे। ही सेड आई वॉन्ट टॉक टू यू, आई सेड आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू, ही फर्दर सेड, ऐसे ऐसे आपको पॉजेस लेने पड़ रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, बांधते चले और लपेटते, कंजंक्शन लगा लगा के आगे लपेटते चले हो, कोई दिक्कत। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच का है वो यही है। इफ, समझना बहुत ही सिंपल है, इफ अ स्टेटमेंट इज शॉर्ट, डायरेक्ट स्पीच इज प्रिफर्ड, whereas if there is a healthy conversation and if there is a healthy conversation and several statements are there, if there is a healthy conversation and several statements are there, we prefer indirect speech, right? Very practical answer. Okay, everybody is convinced कि हमें indirect speech सीखनी है, important है हमारे लिए, important है, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट का अपना एक अलग तरीका है, डायरेक्ट स्टेटमेंट का अपना एक अलग तरीका है। तो मैं आपको ये इसके स्ट्रक्चर को अवेयर करा देता हूँ कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का जो रूल्स हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज पे बात कर लेते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसके आधार पे चेंज होती है, बोलो बेटा। इट इज चेंज्ड as per the category of reported speech। जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसके आधार पे चेंज होती है, रिपोर्टेड स्पीच की कैटेगरी के आधार पे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच की कैटेगरी सिंपल सेंटेंस है तो केस में बदलेगी। नहीं समझ नहीं पा रहे, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, रिपोर्टिंग वर्ब समझ पा रहे हैं? कितने बच्चे नहीं समझ पा रहे, रेज हैंड्स। अरे वही एक स्टेटमेंट ले लेते हैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैं एक लेआउट आपको टेबल फॉर्म में दे देता हूं। हाँ, इसको समझना बहुत सिंपल है। जैसे आपका सेंटेंस है कि आशीष सेड टू मी, ठीक है। एग्जाम्पल समझें। जैसे आपका स्टेटमेंट है आशीष सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गाइड यू इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक। ये स्टेटमेंट है। अब आप बताइए ये स्टेटमेंट कैसा है, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसी है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो अब यहां पे जो सेड होगा यही तो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये सेड किस में बदल जाएगा, हाँ सेड बदल जाएगा टोल्ड में। तो इसको मैं यहां रख देता हूं। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला कि से बदल जाता है टेल में,
से बदल जाता है टेल में इफ ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल एंड रिपोर्टेड स्पीच इज सिंपल सेंटेंस, इज एजरेटिव। एजरेटिव सेंटेंस समझते हैं आप? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। एजरेटिव सेंटेंस में दोनों आ जाते हैं, क्योंकि एजरेटिव शब्द एजर्ट से बना है। तो यहां पे अगर इसको आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या होगा? आशीष टोल्ड मी दैट, आई बदल जाएगा ही, विल बदल जाएगा वुड में, गाइड यू बदल जाएगा मी में, और दिस बदल जाएगा दैट में। ऐसा हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में है? एजरेटिव में, तो से बदल जाएगा टेल में। अब मुझे ये लिखने की जरूरत है कि सेड टोल्ड में होगा, सेज टेल्स में होगा, है क्या? वैसे है नहीं, ये तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्लियर? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसी में मैंने कहा स्मिता सेड टू हर मदर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, विल यू हेल्प मी इन किचन टुडे? अब देखिए, अब क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच किसमें आ रही है? रिपोर्टेड स्पीच किसमें आ रही है? इंट्रोगेटिव हो रही ना? तो अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव है तो बच्चों से किसमें बदल जाएगा? से बदल जाएगा आस्क में, और सेड बदल जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड, आस्क्ड, एंड सीज बदल जाएगा आस्क्स, हल्का सा एस लगाएंगे, आस्क्स। विल से बदल जाएगा विल आस्क। एनीवेज कॉमन है कि से बदल जाएगा आस्क में। सभी को क्लियर है? तो इसका इसी में एक कॉलम में और बढ़ा लेता हूं, कंजंक्शन का भी, उससे कंजंक्शन भी बदल जाएगा, क्योंकि कंजंक्शन भी किस पे आधारित है बच्चों? हाँ, कंजंक्शन भी रिपोर्टेड स्पीच पे ही आधारित है। तो अगर आपका स्टेटमेंट सिंपल है तो बच्चों कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा। हाँ, और अगर आपका सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव टाइप 1 का है तो इफ या वेदर आता तो सब है, याद है तुम लोगों को? अब देखो जरा इसको इनडायरेक्ट में बदलो सी। हाँ, लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो। मेक इट इनटू इनडायरेक्ट, so this will become Smita asked her mother। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए क्या लग जाएगा? इफ, और यू बदल जाएगा किसमें? शी में, और विल बदल जाएगा किसमें? वुड में। इफ शी वुड हेल्प मी, मी बदल जाएगा किसमें? हर में। इन किचन दैट डे। बोलो बच्चों, क्लियर है? और अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो इसको लिख दो, ब्रैकेट में टाइप 1 है, और अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जैसे आपने कहा अविनाश said to his friend, comma inverted comma, where will they organize the match?
अगर ये स्टेटमेंट हो तो बच्चों ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच किसका, टाइप 2 का। किसका हो गया, बोलो, टाइप 2। और यहां पे कंजंक्शन के रूप में क्या यूज होगा? गुड मॉर्निंग सर। ऑन सीरियस के बच्चों को मैं यहाँ पे कंबाइन कर दूँ जस्ट बिकॉज उनकी क्लासेस भी थी यहाँ पे, वो तब से वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको नॉलेज। ओके ओके। ओके सर। तो यहां पे कंजंक्शन क्या आएगा, WH वर्ड। WH वर्ड खुद ही कंजंक्शन बन जाएगा। और यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज है वो सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो आप सभी इसका इनडायरेक्ट बनाएं जरा। अविनाश asked his friend what will you say, where? अब वेयर वुड नहीं होगा, यही यहाँ पे सबसे मेजर चेंज है। वेयर के बाद अगर आपने वुड लगा दिया तो ब्लंडर हो जाएगा। वेयर के बाद वुड नहीं लगेगा, वेयर के बाद सब्जेक्ट आएगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस बदल जाएगा एक सिंपल सेंटेंस में। किसमें बदल जाएगा? एक सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। तो सिंपल, अब यहाँ पे वेयर के बाद सब्जेक्ट क्या है, दे का दे ही रहेगा और विल का क्या हो जाएगा, वुड द मैच और फुल स्टॉप आएगा। समझिए मेरी बात। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस में, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच है, ये एग्जाम में आने वाला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और एक आपको बात बता दूं, ये प्रश्न जरूरी नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक नाम से आए, ये स्पॉटिंग एरर में आएगा। वो लोग करेंगे क्या, ये जो वुड है ना, ये उठा करके यहां कर देंगे, ये लो, वेयर वुड दे मैच, वेयर वुड दे क्या था, ऑर्गेनाइज। तो ये आपको सीखना है बहुत ध्यान से। बल्कि कई बार तो वो क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में डिफरेंस कर देते हैं। तो स्पॉटिंग एरर का टॉपिक है ये। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एज अ नेम नहीं आएगा टॉपिक, इनडायरेक्ट बनाए ऐसे नहीं आएगा, ऐसे एग्जाम में जनरली नहीं आता है। वो इसी के रूल्स जो होते हैं उनको स्पॉटिंग एरर में पूछ लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग ध्यान दें कि वेयर के बाद वुड कतई नहीं आना चाहिए। वेयर के बाद तुरंत क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और यहां पे क्या आएगा, दे वुड होगा। बोलो समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा कि WH वर्ड के दो रूप हैं। बोलो, WH वर्ड के दो रूप हैं। एक है एज अ क्वेश्चन। जब ये एज अ क्वेश्चन होगा तो WH के बाद ही हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, वेयर के बाद डू आया कि नहीं। और जब ये कंजंक्शन होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। किसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट के बाद। कुछ क्वेश्चंस इसके दे दूं क्या? ओके, इसके क्वेश्चंस कुछ आप लोग नोट कर लीजिए, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सबसे प्रोमिनेंट एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो व्हाट इज हिज मोटिव टू कम हियर। What is his motive? I understand. Why did you not
do that thing. They knew what have I, what had I done for them. Rima asked me why had I not responded her question. Ashish told me, Ashish clarified why has he called everyone. I want to know how will you complete this task in just 2 days. Rohit explained everyone how is he managing the work pressure these days. What time you came here? Why you did not join that party? Where you will throw party tonight? So these are the 10 sentences. और इन 10 sentences में आप सीखेंगे कि वही इनडायरेक्ट का ही रूल सीखेंगे कि कंजंक्शन का रूप क्या है और क्वेश्चन का रूप क्या है. चलिए पहले सेंटेंस में कौन बताएगा क्या एरर है. सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आज आप पढ़ रहे हैं. अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया, मान के चलिए कि आपके एग्जाम की स्पॉटिंग एरर एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली कवर हो गया. 100% हर एग्जाम में आता है. सो आई डोंट नो व्हाट इज हिज मोटिव. क्या करेक्शन है? बिकॉज राइट नाउ दिस WH इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन. देखो एज आई टोल्ड कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ऐसा नहीं है. WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, बट वो WH एज अ क्वेश्चन हो, ये भी बात ध्यान रखिए. तो यहां पे ये जो व्हाट आ रहा है ये एज अ क्वेश्चन आ रहा है कि एज अ कंजंक्शन. बस ये मेन पॉइंट है. क्योंकि ये एज अ कंजंक्शन आ रहा है इसलिए मुझे कहना चाहिए आई डोंट नो what his motive. Yes, this is the right sentence. चलिए अगले सेंटेंस में आइए. I understand why did you not do that thing. इसमें करेक्शन क्या होगा? नहीं, why I said don't understand. I understand ही रहेगा. I understand why. Subject is there. After why subject is there. So why did you ना होकर के क्या होगा? Why you did not do that thing. एक बात
इधर ये वाले क्वेश्चन कर लो जरा। अभी आपने देखा कि WH वर्ड एज अ कंजंक्शन आ रहा था, अब देखो जरा व्हाट टाइम यू केम हियर, अब WH वर्ड कैसे आ रहा है? एज अ क्वेश्चन आ रहा है। तो अब वो वाली जो ऊपर अभी बात थी, अब यहाँ पे वो बात उल्टी हो जाएगी कि अब तो मांगता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही, तो इसमें करेक्शन क्या होगा? What time did you came? Did you come? Did के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। अब देखिए ये भी ब्लंडर है स्पोकन में। बहुत से लोग ये बोलते हैं when you joined this academy, तो जो ग्रामर के जानकार है वो आंसर ही देते, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न ही नहीं है। तुम कह रहे हो जब तुमने एकेडमी ज्वाइन की। हाँ तो आगे तुम बताओ, हम क्या बताएं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे रिलेटेड डिस्कशन जरूर एग्जाम में होता है, ना भी हो तो स्पोकन में तो रहता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई यू डिड नॉट ज्वाइन दैट पार्टी। प्रश्न है तो मुझे वाई के बाद डिड चाहिए। व्हाई डिड यू नॉट ज्वाइन दैट पार्टी एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन है। वेयर विल यू थ्रो द पार्टी टुनाइट? एवरीबडी अंडरस्टूड? ये है। और इसमें करेक्शन क्या होगा? दे न्यू व्हाट हैड आई, so they knew what I had done for them. Yes, and this is Reema asked me why I had not responded her question. Next. Ashish clarified why he has called everyone. Then हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, क्लैरिफाइड के बाद हैज कैसे आ सकता है? हैड ही होगा दोनों में ही। गुड, किसने कहा था? नाइस ऑब्जर्वेशन। आगे, I want to know, so it should be I want to know how you will complete this task in just 2 days. Right. Next. Rohit explained everyone how he is managing the work pressure these days. So guys, this concept is clear. It is one of the prominent concepts of direct and indirect speech used in spotting errors. So you can have its revision. अच्छा, इस वाले में क्या था? WH वर्ड ही कंजंक्शन बन जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट इंपरेटिव हो, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस सभी परिचित है? हाँ, आदेशात्मक वाक्य, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो। जैसे आपने कहा आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गेट अप एंड डू दिस वर्क। तो ऑर्डर ही लग रहा है। तो यहां पे से बदल जाता है किसमें बच्चों? ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, या फिर बच्चों किसमें?
सजेस्ट में डिपेंड करता है कि कैसा सेंस आ रहा है। और यहां पे कंजंक्शन क्या लगता है? टू। तो यहां पे इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? आई ordered him to get up and do that work. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच is exclamatory, बच्चों समझते हैं? समझते हैं? वेरी गुड। जैसे आपने कहा माई मदर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। ऐसा आपकी मम्मा ने कहा। कुछ लोग कह रहे बिलीव नहीं हो रहे हैं। नहीं बेटा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो नहीं, वैसे मम्मा लोग तारीफ करती हैं, पापा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। ममाज आर ऑलवेज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। अच्छा, किसी किसी केस में मम्मा स्ट्रिक्ट होती, पापा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम दोनों हैं। तब तो भैया फिर बच्चे को ही सॉफ्ट हार्टेड होना पड़ता है। मेरे केस में माई मॉम इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट। कितनों की मॉम सॉफ्ट हार्टेड है? हाँ, जनरली वेरी गुड। तो मम्मा लोग तो इतनी तारीफ करती कि पूछो नहीं। तो अच्छा, ताने मारते हैं, लेकिन उस ताने में भी उनका प्यार होता है। तो से बदलेगा एक्सक्लेम में। किसमें बदलेगा? और ऑल्टरनेटिवली अगर थोड़ा और अच्छा सेंस देना हो तो एक्सक्लेम विद वंडर। बोलो, एक्सक्लेम विद वंडर, जॉय, सॉरो, ऐसा भी आप बता सकते हैं। एंड बच्चों कंजंक्शन यहाँ पे क्या लगेगा? दैट। तो जरा इसका इनडायरेक्ट बना लीजिए। माय मदर एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अब हाउ इंटेलिजेंट बदल जाएगा वेरी में, और यू बदल जाएगा किसमें? आई में। दैट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट। करेक्ट? तो ये हुई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात। और कुछ बचा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? कोई नहीं जानता? ऑप्टेटिव, पहले बोलिए ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन होते हैं? जिसमें किसी के लिए प्रे करें या किसी के लिए श्राप भी देना। प्रे करना भी होता है, श्राप देना भी होता है। जैसे आपने कहा माई फ्रेंड सेड टू मी, मे यू गेट मैरिड दिस ईयर। ऐसी मन आया। तो यहां पे जो आपका से है वो बदल जाएगा किसमें? विश में। या फिर मान लो फ्रेंड कह रहे जाओ तुम्हारा टायर फट जाए, तो से बदल जाएगा किसमें? कर्ज में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा। सो क्या बनेगा इसका? बोलो, माय फ्रेंड, ये क्या लग रहा है? विश की कर्ज? विश्ड मी दैट। वो तुम्हारा वेल विशर है, इसीलिए तुम्हारी शादी करवा रहा है। यू बदल जाएगा आई में। आई माइट गेट मैरिड दैट ईयर। दैट्स इट।
सो हमने सारे तरीके के सेंटेंसेस डिस्कस कर लिए और ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ। और दो चेंजेस हमने पढ़ लिए, एक कंजंक्शन का यूज और दूसरा किसका। अब अरे एक कंजंक्शन का यूज पढ़ लिया और एक रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होना पढ़ लिया, है ना। अब तीन चीजें और बाकी हैं, कौन कौन सी। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो वो भी डिस्कस कर ले बच्चों। चलो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चेंज ऑफ टेंस। देखिए टेंस के चेंज में हमेशा एक ही बात ध्यान रखिए। अच्छा ये चेंज ऑफ टेंस भी बड़ा जरूरी है स्पॉटिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक बड़ा कॉमन सा प्रचलन है स्टूडेंट्स के बीच में कि अगर उनसे कोई सेंटेंस दिया जाता है गलती ढूंढने के लिए, तुरंत वो प्रेजेंट में तो उठा के पटक देते हैं पास्ट में, बोले सही हो गया। जैसे मान लो सेंटेंस है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो उनसे बोलो इसमें करेक्ट करो, तो सीधे वो कहते हैं वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, अब सही है। तो मेरा एक प्रश्न है कि टेंस चेंज करने से एक्चुअली टेंस ही तो चेंज होगा, सेंटेंस में नहीं करेक्ट हो जाएगा। तो टेंस का चेंज होना बहुत अच्छे से सीखिए। यहां पर टेंस का चेंज होना किस पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड करता है। If reporting verb is in present or future, present or in future, there is no change in tense. फिर टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, पहला रूल। जैसे आपने कहा मोहिनी सेड, मोहिनी सीज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई परफॉर्म माई ड्यूटीज सिंसियरली। ठीक, अब आप ही बताइए यहां पे इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, मोहिनी टेल्स मी दैट, आई बदल जाएगा मोहिनी के अकॉर्डिंग इसमें शी। अब परफॉर्म का परफॉर्म्ड होगा, नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ किसमें, प्रेजेंट में। इसको अंडरलाइन कर दो, ये है प्रेजेंट में, तो इसलिए ये यहां पे शी के आगे क्या होगा, परफॉर्म नहीं रहेगा, परफॉर्म्स हो जाएगा। अब भाई जो सिंगुलर प्लूरल वाले चेंजेस हैं वो तो करोगे ही ना। तो शी परफॉर्म्स हर ड्यूटीज सिंसियरली, ऐसा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। इसी तरह से मान लो ये फ्यूचर में हो, जैसे कल्पना will say to her father, comma inverted comma, I'll get the highest marks this year. अब बताइए क्या चेंज होगा, इट विल बी कल्पना will say to her father that, आई बदल जाए किसके अकॉर्डिंग, she will get the highest marks दिस ईयर का दिस ईयर ही रहेगा, क्योंकि उधर चेंज नहीं होगा। बोलो क्लैरिटी है। एक केस और होता है जब टेंस चेंज नहीं होता है, क्या आप जानते हैं कौन सा केस है? इफ, हाँ, यस, इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ, if there is universal truth in the reported speech, tense does not change. For example, Shivam said to me, comma inverted comma, true love
ऑलवेज विंस, होगी प्यार की जीत। बहुत ही जबरदस्त सत्य है। शिवम told me that true love always wins, कोई चेंज नहीं होगा। क्लैरिटी है? वेल डन। तो ये दो केसेस हैं जिनमें टेंस चेंज ही नहीं होता है और बहुत ही कन्विंसिंग केसेस हैं। अब तीसरा केस आता है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, past, the reported speech will also be in past। रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगी? पास्ट में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट में, तो इसको हम लोग एक मैंने एक नाम दिया था PFP। बोलो, पास्ट फॉलोज पास्ट, PFP। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में रहता है। जैसे अभी एक बच्चे ने ऑब्जर्व किया था कि सर वहां पे हैज कैसे हो जाएगा, हैड होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी एक टेबल ले लेते हैं और पूरा जो प्रेजेंट है वो पास्ट में बदल जाएगा। मतलब अगर पास्ट फॉलोज पास्ट का केस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। सभी को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। तो डू डज बदल जाएंगे इसमें डिड में। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। मतलब अगर इज एम आर है तो वो चेंज हो जाएगा वॉज वर में। इसी तरीके से एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा। बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? चेंज टू। बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। This will be changed to past perfect continuous। मतलब has been, have been changed to had been। बोलो, got it। बोल दो, got it। इसके बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लोगों से ये ज्यादा मिस होता है, उनको लगता है पास्ट फॉलोज पास्ट है तो दोनों पास्ट में, और क्या करें। लेकिन इंडेफिनिट बदल जाता है परफेक्ट में। बहुत ही मीनिंगफुल रूल है, इसके बारे में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दो। मतलब अगर डिड है तो बदल जाएगा हैड में, या फिर V2 है तो बदल जाएगा हैड प्लस V3 में, क्योंकि इसमें तो सेकेंड फॉर्म में लगती है। और अगर बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? आता तो है, याद तो है सब। कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब अगर वॉज वर है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? हैड बीन में।
और क्या हो सकता है? पास्ट परफेक्ट अगर है तो बच्चों क्या होगा? नॉट चेंज, वही रहेगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस, तो भी क्या हो जाएगा? नॉट चेंज्ड। एंड अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा, हैं? वुड में हो जाएगा, विल शैल चेंज हो जाएगा किसमें? वुड में। ऐसा नहीं कि शुड में हो, शुड में चाहिए का सेंस आने लग जाता है, और वहां पे काम के होने का सेंस है। बोलो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये वुड बी में चेंज हो जाएगा, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बोलो विल शैल बी, विल बी चेंज्ड इनटू वुड बी। एंड फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? विल हैव शैल हैव, तो ये चेंज हो जाएगा विल हैव, ओहो मैंने यहां पे विल हैव शैल हैव, ये आपका वुड हैव शुड हैव, तो वुड हैव भी रहेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हो तो क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, शैल हैव, विल हैव बीन चेंज हो जाएगा वुड हैव बीन में, एंड शैल हैव बीन चेंज हो जाएगा वुड हैव बीन में। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। और प्रोनाउन के चेंज होने का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? सन अपॉन 1 2 3। अगर आप चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो उसका एक ही फॉर्मूला है, क्या है? सन अपॉन 1 2 3। आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखिए, फर्स्ट पर्सन जो है उसमें कौन कौन आता है? ये एक्चुअली होता ही है सब्जेक्ट को रेफर करने वाला। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। या तो आप अपनी बात करेंगे या हम सब की बात करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन में कौन आता है? हाँ, सेकंड पर्सन में आता है यू। और ये चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? ही, शी, इट और एनी नेम। हाँ, दे भी और एनी नेम। तो इट इज नॉट चेंज्ड। तो ये हुए आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंपॉर्टेंट रूल्स। और अगले डिस्कशन में हम लोग इसे क्या करेंगे? एक्सरसाइज के फॉर्म में टेकअप करेंगे। एनी डाउट? एवरीथिंग इज फाइन? शैल वी वाइंड अप? ओके। मेरी 2 घंटे क्लास नहीं है।